वेलकम टू द चैनल। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे पहला वर्ड है होता है या रहता है। आप बताइए इसके लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर सेंटेंस में हो होता था या रहता था आए तो कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर सेंटेंस में हो होता होगा या रहता होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। फिर देखिए करता है और किया करता है, ये दोनों एक जैसे नहीं है बल्कि दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह करता था और किया करता था, ये भी दोनों मुख्तलिफ हैं। फिर करता होगा, किया करता होगा, करते रहता होगा, ये भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स रखते हैं। इसलिए सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं क्या आप इन तमाम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स जानते हैं। क्या आप ऐसे सेंटेंसेस को खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर जवाब है नहीं तो फिर ये पूरी क्लास आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास के बाद आप ऐसे हजारों सेंटेंसेस बहुत आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इन स्ट्रक्चर्स का हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी चीज को सामने रखते हुए मैं आप सबके लिए कुछ खास और अहम सेंटेंसेस का कलेक्शन लेकर आई हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं सेंटेंसेस में गलती करते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा टेंस या कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। हमें लगता है कि अगर सेंटेंस में करता है आए तो सिंपल प्रेजेंट लगा दें, अगर करता था आए तो सिंपल पास्ट का यूज कर लें, और अगर किया करता था आ जाए तो फिर भी सिंपल पास्ट ही लगा दें। लेकिन यकीन माने इन सब के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो चलिए बगैर किसी देर के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हम एक एक कॉन्सेप्ट को आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट की। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आपने पहले भी बी वर्ब्स पढ़े होंगे जिसमें हम है, हूँ, हो वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो मसरूफ है, ही इज बिजी, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, वो बाहर हैं, दे आर आउटसाइड, वो मार्केट में हैं, दे आर इन द मार्केट। ऐसे सेंटेंसेस तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन अगर हमें कहना हो वो इस वक्त मार्केट में होता है, वो घर पर रहते हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, तो यहाँ जरा एहतियात करनी है। जब भी सेंटेंस में होता है या रहता है आए और हम किसी शख्स या चीज की मौजूदगी की बात कर रहे हो तो वहां पे वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हम उसकी जगह पे इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर कोई शख्स किसी जगह होता है या रहता है तो अक्सर हमें लगता है वहां सिर्फ इज एम आर नहीं इस्तेमाल होगा। जैसे वो इस वक्त घर पर होता है, वो इस वक्त वहां नहीं रहता, किसी शख्स की मौजूदगी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इज एम आर ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि कोई एक्शन वर्ब। मजीद एग्जाम्पल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को और मजीद समझ लेते हैं। जैसे जब भी मैं दफ्तर जाता हूँ, ये सेंटेंस देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन होगी वेन एवर आई गो टू द ऑफिस। अब अगला सेंटेंस क्या हो सकता है, मेरा बॉस अपने केबिन में ही होता है। यानी जब मैं दफ्तर में जाता हूँ मेरा बॉस अपने केबिन में ही होता है। यहाँ होता है आया, यानी हम किसी शख्स की मौजूदगी की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए हम इज इस्तेमाल करेंगे। माई बॉस इज इन हिज केबिन। पूरा सेंटेंस बनेगा वेन एवर आई गो टू द ऑफिस माई बॉस इज इन हिज केबिन। जब भी मैं दफ्तर जाता हूँ मेरा बॉस अपने केबिन में ही होता है। अगर आप यहाँ ऑलवेज लगा दें तो मतलब होगा मेरा बॉस हमेशा अपने केबिन में ही होता है। इस सेंटेंस को आप इस तरह भी कह सकते हैं, जब भी मैं दफ्तर जाता हूँ वो हमेशा अपने केबिन में ही रहता है। यहाँ रहता है और होता है दोनों का मतलब तकरीबन एक ही है, इसलिए दोनों सूरतों में इज ही इस्तेमाल होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, जब भी मैं स्कूल जाता हूँ तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वेन एवर आई गो टू द स्कूल। अब अगला सेंटेंस क्या हो सकता है, मेरा दोस्त लाइब्रेरी में ही होता है। यहाँ भी देखिए होता है आया, यानी मौजूदगी की बात हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे माई फ्रेंड इज इन द लाइब्रेरी। पूरा सेंटेंस होगा वेन एवर आई गो टू स्कूल माई फ्रेंड इज इन द लाइब्रेरी। यानी जब भी मैं स्कूल जाता हूँ मेरा दोस्त लाइब्रेरी में ही होता है। आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं मेरा दोस्त लाइब्रेरी में ही रहता है, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी एक ही रहेगा।
अब एक और एग्जाम्पल देखिए, जब भी हम पार्क जाते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वेन एवर वी गो टू द पार्क। अगला सेंटेंस हो सकता है वहां बहुत भीड़ होती है। यहाँ भी होती है आया है इसलिए देयर इज इस्तेमाल होगा। देयर इज अ ह्यूज क्राउड। पूरा सेंटेंस बनेगा whenever we go to the park there is a huge crowd। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें, होती है या होता है, रहता है वगैरह आने पर हम इज आर एम या फिर देयर इज या फिर देयर आर का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब भी मैं इससे बात करता हूँ whenever I talk to him। अगला सेंटेंस हो सकता है वो अच्छे मूड में रहता है या फिर वो अच्छे मूड में होता है। दोनों का मतलब एक ही है इसलिए इसकी ट्रांसलेशन होगी he is in a good mood। पूरा सेंटेंस बनेगा whenever I talk to him he is in a good mood। यानी जब भी मैं इससे बात करता हूँ वो अच्छे मूड में ही होता है। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस देखिए, बच्चे मासूम होते हैं, चिल्ड्रन आर इनोसेंट। लोग ईमानदार होते हैं, पीपल आर ऑनेस्ट। देखा यहाँ भी होते हैं आया है लेकिन हमने आर ही इस्तेमाल किया, यानी सिर्फ है के लिए ही नहीं बल्कि होता है, होती है, होते हैं, रहता है जैसे सेंटेंसेस में भी हम मौजूदगी या क्वालिटी की बात हो तो हम इज आर एम ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं एक और अहम कॉन्सेप्ट की जिसमें है होता था, रहता था या हुआ करता था। पहली नजर में ये तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इंग्लिश में हमेशा एक जैसे नहीं होते। पहले फर्क समझिए, वो एक अच्छा इंसान हुआ करता था, वो इसके घर पर ही हुआ करता था, वो इसके घर पर ही रहता था, वो इसके घर पर ही होता था। सुनने में ये सब तकरीबन एक जैसे महसूस होते हैं। आप सोच सकते हैं ये सब माजी की बात कर रहे हैं लेकिन शायद सब में बोझवर ही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरत हाल के मुताबिक कभी यूज टू भी इस्तेमाल होगा और कभी बोझवर। अब सवाल ये है कि यूज टू भी कहाँ इस्तेमाल होगा और वॉज का कहाँ पे यूज करेंगे। आइए फर्क समझते हैं। यूज टू भी कब इस्तेमाल होगा? जब आप ये बताना चाहते हो कि पहले कोई हालत या कैफियत मौजूद थी लेकिन अब वो नहीं रही। यानी हम किसी शख्स की मौजूदा हालत या क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं। और खास बात यह है कि जो बात पहले होती थी अब वो खत्म हो चुकी है। मसलन वो पहले बहुत ईमानदार हुआ करता था, यानी पहले वो ईमानदार था लेकिन अब ऐसा नहीं है। या फिर वो पहले इस कॉलेज में हुआ करता था, यानी पहले वहां होता था लेकिन अब वहां नहीं है। ऐसी सूरत में यूज टू बी इस्तेमाल होगा। जैसे वो पहले बहुत मसरूफ रहा करता था, यानी पहले वो हमेशा मसरूफ रहता था लेकिन अब नहीं रहता। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे he used to be very busy। he used to be very busy। यहाँ हमने used to be का इस्तेमाल किया क्योंकि हम माजी की ऐसी हालत बयान कर रहे हैं जो अब खत्म हो चुकी है। एक और एग्जाम्पल देखें, मेरा भाई पहले ज्यादातर घर पर रहा करता था, यानी पहले वो अक्सर घर पर होता था लेकिन अब नहीं। तो हम बोलेंगे my brother used to be mostly at home। my brother used to be mostly at home। वो पहले बहुत पुरसुकून रहा करता था। He used to be very calm। बचपन में वो बहुत शरारती हुआ करता था। He used to be very naughty in childhood। यहाँ भी हमने used to का यूज किया है। हम ऐसी कैफियत बयान कर रहे हैं जो सिर्फ माजी में थी, अब खत्म हो चुकी है। इसलिए हमेशा याद रखें जब भी जुमले में आए हुआ करता था, रहा करता था, हुआ करती थी, रहा करती थी, तो मतलब ये है कि आपने यूज कर लेना है यूज टू बी का। लेकिन अगर सिर्फ माजी की हालत बयान करनी हो और ये मालूम ना हो कि अब भी वैसा है या नहीं, तो वहां पे हम वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए वाज और वर भी माजी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल यूज टू बी से मुख्तलिफ होता है। अब सवाल ये है कि इनमें फर्क क्या है? फर्क बहुत छोटा सा है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। यूज टू बी हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें यकीन हो कि पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं होता।
जबकि was were उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हम सिर्फ माजी की हालत या कैफियत के बारे में बता रहे हों। अभी भी वो हालत मौजूद है या नहीं, इसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं होती। यानी used to be पहले था, अब नहीं। was were पहले था, अब भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, हमें मालूम नहीं। तभी हमें इन सिचुएशंस में इनका यूज करते हैं। जैसे वो उन दिनों हमेशा मसरूफ रहता था, यहाँ हम सिर्फ माजी की एक हालत बयान कर रहे हैं, हमें ये मालूम नहीं कि वो आज भी मसरूफ है या नहीं, इसलिए हम इंग्लिश में बोलेंगे he was always busy in those days। मेरा भाई ज्यादातर घर पर रहता था, मेरा भाई ज्यादातर घर पर होता था, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे My brother was mostly at home। यहाँ भी सिर्फ माजी की बात की जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा कि अब वो घर पर नहीं रहता, इसलिए was इस्तेमाल हुआ। वो पहले बहुत पुरसुकून रहता था। He was very calm before। यहाँ भी सिर्फ माजी की हालत बयान की गई है। हो सकता है आज भी वो पुरसुकून हो और हो सकता है ना भी हो, हमें मालूम नहीं, इसलिए हमने was का इस्तेमाल किया है। बचपन में वो बहुत शरारती होता था, या फिर बचपन में वो बहुत शरारती था, तो हम बोलेंगे he was very naughty in childhood। हो सकता है आज भी शरारती हो और हो सकता है ना हो, इसलिए यहाँ भी हम was का ही इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर फर्क देखिए, पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता, तो आप क्या यूज करेंगे? यूज टू बी का, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर माजी की हालत बयान करनी है, यानी पहले ऐसा था लेकिन अब का आपको मालूम नहीं है, तो आप was were इस्तेमाल करेंगे। बस यही दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं होता होगा या रहता होगा। यहाँ हम वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस्तेमाल होगा would be का, या फिर इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं must be या फिर might be, प्लस हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। यानी अगर जुमले में होता होगा या रहता होगा आए तो यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। जैसे तुम इसे फोन मत करो, इस वक्त वो किसी अहम मीटिंग में होता होगा, इस वक्त वो किसी अहम मीटिंग में होता होगा, तो हम बोलेंगे he must be in an important meeting at this time। he must be in an important meeting at this time। यहाँ must be इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि हमें काफी यकीन है। अगर हमें 100% या 90% यकीन होगा तो हम must be यूज करेंगे। अगर हमें कम यकीन होगा तो हम might be भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर सेंटेंस हो वो हमेशा अपने काम में मसरूफ रहती होगी, तो हम बोलेंगे she might be busy with her work all the time। she might be busy with her work all the time। अगर यकीन कम हो तो might be इस्तेमाल करें। वो सारा दिन अपने दफ्तर में रहता होगा, इसे फोन मत करो। he would be in his office throughout the day। he would be in his office throughout the day। एक और सेंटेंस देखिए, वो अक्सर अपने गांव में रहते होंगे या वो अक्सर अपने गांव में होते होंगे, तो हम बोलेंगे they might be in their village most of the time। they might be in their village most of the time। यहाँ might be इसलिए आया क्योंकि हम मुकम्मल यकीन नहीं रखते। अगर यकीन बहुत ज्यादा होगा तो must be करेंगे यूज, अगर सिर्फ अंदाजा होगा, बहुत कम यकीन होगा तो might be यूज करेंगे। आम अंदाजा या तवक्को होगी हमें कि हो सकता है, हमें उम्मीद है, तो फिर हम would be यूज करेंगे। तीनों का बुनियादी मतलब तकरीबन एक ही है, फर्क सिर्फ यकीन की मकदार का होता है। जितने % यकीन होगा उसी हिसाब से हम इन तीनों वर्ड्स का यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और अहम कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ आपको दो तरह के सेंटेंसेस नजर आएंगे, पहला है करता था और दूसरा है किया करता था। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इंग्लिश में दोनों के स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हैं। बहुत से तलबा यही गलती करते हैं, दोनों का तर्जमा पास्ट सिंपल टेंस में कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आइए फर्क समझते हैं। जब हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि माजी में कोई काम किया जाता था या हुआ था, तो हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जब भी मैं इसे फोन करता था
वो मेरी मदद कर देता था। Whenever I called him, he helped me. देखिए यहाँ called और help दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि दोनों जगह पर सिर्फ माजी के अमल की बात हो रही है। हम हर इतवार पार्क जाते थे। We went to the park every Sunday. यहाँ went go की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। वो हर सुबह जल्दी उठता था। He got early every morning. He got early every morning. मेरे वालिद मुझे कहानियां सुनाते थे। My father told me stories. इसी तरह वो मुझे फोन करता था। He called me. मैं उससे बात करती थी। I talked to her. वो मुझे दावत देता था। He invite me. मैं खाना पकाती थी। I cooked food. मैं अंग्रेजी बोलती थी। I spoke English. इन तमाम सेंटेंसेस में सिर्फ पास्ट के किसी अमल का जिक्र है, इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। अब अगर हम सेंटेंस में बोलना चाहें किया करता था, तो स्ट्रक्चर बनेगा यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब जुमले में किया करता था आए और इससे मुराद माजी की आदत या बार बार होने वाला अमल हो, तो वहां पे हमें यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जब भी मैं उसे फोन करता था वो मेरी मदद किया करता था। यहाँ किया करता था माजी की आदत को जाहिर कर रहा है, इसलिए whenever I called him he used to help me. एक और एग्जाम्पल देखें, हम हर इतवार पार्क जाया करते थे, तो हम बोलेंगे we used to go to the park every Sunday. We used to go to the park every Sunday. वो हर सुबह जल्दी उठा करता था। He used to get up early every morning. He used to get up early every morning. मेरे वालिद मुझे कहानियां सुनाया करते थे। My father used to tell me stories. My father used to tell me stories. तो देखा आपने, जिन एग्जाम्पल में सिंपल पास्ट इस्तेमाल हुआ है, इन्हीं एग्जाम्पल को हम जब आदत या बार बार होने वाले अमल के मैनी में इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा करता होगा या करते रहता होगा। इसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे उसमें वुड या फिर मस्ट या फिर माइट, इन तीनों में से एक वर्ड यूज करेंगे, प्लस बी आ जाएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। जैसे देखिए, वो आजकल स्कूल नहीं जाता होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम बोलेंगे he would not be going to school these days. He would not be going to school these days. अगर यकीन ज्यादा हो तो हम बोलेंगे he must not be going to school these days. और अगर यकीन कम हो तो हम बोलेंगे he might not be going to school these days. यानी अगर सिर्फ हमें तवक्का या अंदाजा बताना हो कि हमें होता है कैसा होगा, तो हम वुड का यूज कर लेंगे। अगर पूरा यकीन होगा तो मस्ट, और अगर बहुत कम यकीन होगा तो माइट का यूज कर लेंगे। इसी तरह अहमद हर हफ्ते आपके घर आता रहता होगा। अहमद वुड बी कमिंग टू योर हाउस एवरी वीक। आप मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे। यू माइट बी वॉचिंग माई वीडियोस। और अगर मैं पूरे यकीन से बोलूं कि 100% आप मेरी वीडियो देखते रहते होंगे, तो मैं बोलूंगी यू मस्ट बी वॉचिंग माई वीडियोस। आप जरूर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते होंगे, इसीलिए आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। अब ये देखें, ये सेंटेंस हमारा लॉन्ग है, इसको हम बोलेंगे यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू स्पीक इंग्लिश सो वेल। अगर आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस की मशक करें तो यकीन माने आप ऐसे सैकड़ों हजारों सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकेंगे। ये स्ट्रक्चर्स रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इन्हें सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि बार बार बोलकर इनकी मशक करें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास में भी आपने काफी कुछ नया सीखा हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।